Hi Rahman Rahim, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss what is Anglo-Norman period or Middle English period, and this period is also called the transitional period. This period was started from 1100 and ended in 1500. हम टाइम लाइन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि एंग्लो सेक्सन पीरियड आया था, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। उस बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, जो कि मिडल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। ये 1100 से 1500 तक था। आप लोगों ने अगर पिछले मेरी वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर आपको एंग्लो सेक्सन पीरियड बहुत डिटेल में मिल जाएगा। आप लोग उसको पहले देखें। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंग्लो सेक्सन पीरियड के बाद स्टार्ट हुआ था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अगर हम बात करें तो विलियम द कॉन्करर, ये नॉर्मन्स के लीडर थे। इन्होंने डिफीट किया था एंग्लो सेक्सन के लास्ट किंग जो कि हेरोल्ड थे उनको, और ये नॉर्मैंडे से आए थे। नॉर्मैंडे फ्रांस में एक प्लेस है। ये लोग फ्रेंच पीपल थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बैटल ऑफ हेस्टिंग में विलियम ने हेरोल्ड को डिफीट किया था। उसके बाद विलियम ने एंग्लो सेक्सन्स के लिटरेचर को, उनकी लैंग्वेज को डिमोलिश करना शुरू कर दिया था। न्यू चेंजेस, प्रोग्रेस लानी शुरू की थी। लोग फ्रेंच से, इटालियन से, ग्रीक से, लैटिन से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे। वो उनके ऊपर डोमिनेट कर रही थी। नॉर्मन्स जो थे ये फ्रेंच बोलते थे, और ओल्ड इंग्लिश में जो इन्हाबिटेंट्स थे यानी कि एंग्लो सेक्सन्स जो थे, ये लोग ज़्यादातर ओल्ड इंग्लिश ही बोलते थे। इस तरह दो लैंग्वेजेस का फ्यूजन हुआ था, ओल्ड इंग्लिश का, फ्रेंच का। तो मिडल इंग्लिश लिटरेचर या मिडल इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो अराइज हुई थी। इस वजह से इस लैंग्वेज को मिडल इंग्लिश लैंग्वेज और इस पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कल्चरल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत हुई थी। स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हुए थे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी दौर में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ओपन हुई थी, और प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने एंग्लो नॉर्मन पीरियड में इन्वेंट कर दी थी। चूँकि हमने देखा है कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में इतनी कोई प्रोग्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इस वजह से लोगों की ओरल कम्युनिकेशंस की वजह से उनका लिटरेचर लॉस हो गया था। इनको, एंग्लो नॉर्मन्स को ये फ़ायदा हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। लोगों ने अपने काम को प्रिंट करवाना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनके राइटर्स, उनकी राइटिंग और उनका लिटरेचर हमें आज तक उन्हीं की मैन्युस्क्रिप्ट्स की सूरत में, उनकी अपनी लिखी हुई सूरत में हमारे पास मौजूद है। नॉर्मन्स ना सिर्फ अपने साथ सोल्जर, आर्टिस्ट और ट्रेडर्स लेके आए थे, बल्कि वो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स भी लेके आए थे, जिन्होंने नॉलेज को रिवाइव किया था। क्रॉनिकलर्स भी लाए थे, जो कि मेमोरेबल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स होते हैं कि इवेंट किस तरह हो रहा है, कब हो रहा है। वो क्रॉनिकलर्स आए थे जो कि उन इवेंट्स को मेमोराइज करते थे, उन मेमोरेबल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद वो मिस्ट्रल्स आए थे। मिस्ट्रल्स कौन होते हैं? जो कि विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और एडवेंचर और लव सॉन्ग गाते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले बिफोर चौसर 1066 से 1300 तक है ये, चौसर की बर्थ से पहले। इसके अंदर इटालियन और फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत था, क्योंकि नॉर्मन पीपल फ्रेंच थे, इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस इस सोसाइटी में बहुत हो रहा था और उनका लिटरेचर के ऊपर बहुत डोमिनेंट इफेक्ट था। उसके बाद चौसर पैदा हुए और एज ऑफ चौसर स्टार्ट हुई 1300 टू 1400। इसके अंदर चौसर ने ट्रांसलेशन की है बहुत सारे लैटिन के और फ्रेंच के, ग्रीक के, उनके वर्क्स को इंग्लिश के अंदर। उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल जो कि 1400 से 1550 तक थी, उसके अंदर रिवाइवल हुआ था। उनकी जो अपनी लैंग्वेजेस थी, उनकी नेटिव लैंग्वेजेस जिनमें ग्रीक और लैटिन थी, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी कमिंग बैक हुई थी, एज ऑफ रिवाइवल। तो इस हम मिडल इंग्लिश पीरियड को 3 पीरियड्स में डिफाइन करते हैं: बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल। एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनमें हमारे पास सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियनिज्म आती है कि लोग ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर बहुत बात करते थे। वो नेचर को लेकर आए थे अपनी पोइट्री के अंदर, नेचुरल थीम्स के ऊपर बात करते थे। रोमांसेस इनकी इंग्लिश लिटरेचर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था। रोमांसेस उनकी स्टोरीज़ के अतबार से बहुत नोटेबल थी, बहुत फेमस थी। ये रोमांसेस उन्होंने लैटिन और फ्रेंच से बोरो की हुई थी, क्योंकि ये लोग फ्रेंच पीपल थे, इस वजह से इन्होंने रोमांसेस को लैटिन और फ्रेंच से बोरो किया था। और ये रोमांसेस डील करती थी
स्टोरीज ऑफ किंग ऑर्थर, वॉर ऑफ ट्रॉय, मिथिकल डूइंग्स ऑफ चारमेंगी और अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उनकी स्टोरीज़ के ऊपर बेस होती थी। ये रोमांसेस उनके स्टोरीज़ के ऊपर लिखी जाती थी। उसके बाद वॉइस माइंड्स, लोग इंटेलेक्चुअली बहुत वॉइस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस उस दौर में ओपन हो गए थे, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई थी, और प्रिंटिंग प्रेस क्योंकि इन्वेंट हो चुका था, इस वजह से गुटेनबर्ग ने इन्वेंट कर दिया था, इस वजह से लोगों ने वॉइसली सोचना और लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये फियरलेस एंड गॉड गिफ्टेड पोइट्री होती थी इनकी। गॉड गिफ्टेड इस वजह से क्योंकि ये चौसर को गॉड गिफ्टेड समझते थे। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इस वजह से इनकी राइटिंग्स में ये एलिमेंट बहुत आता था। इनकी राइटिंग्स में ज़्यादातर रियल लाइफ दिखाई जाती थी, रियल मैन, उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल चेंजेस वो दिखाए जाते थे। उसके बाद मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेज इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मिरेकल प्लेज भी इनका डोमिनेंट फीचर है। इनके मोरालिटी प्लेज में ज़्यादातर स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल दिखाई जाती थी। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छा करने से क्या अच्छा होता है, बुरा करने से क्या होता है। उसके बाद इनके अगर हम मिरेकल प्लेज की बात करें तो उनमें बिब्लिकल स्टोरीज होती थी। मिरेकल्स किस तरह, इनमें सबसे इनका इम्पॉर्टेंट मेन वर्क है सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन। उसके बाद इनके मिस्ट्री प्लेज में रिलीजियस परफॉर्मेंसेज होती थी, जो कि बाइबल स्टोरीज़ के ऊपर बेस करती थी कि फॉल ऑफ एडम किस तरह हुआ है, रिडेम्पशन किस तरह हुई है, और डे ऑफ जजमेंट कैसे होगा। इनके मिस्ट्रिकल प्लेज में ये इवेंट्स रियल लाइफ सीरीज़ की सूरत में होते थे। मेरिकल में वो ज़्यादातर मेरिकल सीड्स के ऊपर लिखते थे। मोरालिटी में स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, और मिस्ट्री प्लेज में ये रिलीजियस परफॉर्मेंसेज होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंग्लो नॉर्मन्स के मेजर थीम, उनकी राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट थीम्स होते थे, तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेंटिमेंटल। ये लोग सेंटिमेंटल चीज़ें लिखते थे, इमोशंस को अराउज करने वाली। उसके बाद ये लोग हीरोइज़्म और रिलीजन से शिफ्ट होके रोमांसेस के ऊपर बेस्ड बातें करते थे। रोमांसेस किस तरह, क्योंकि ये लोग फ्रेंच से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, नॉर्मन्स जो थे ये फ्रेंच पीपल थे, इस तरह इन्होंने फ्रेंच और इटालियन से रोमांसेस को बोरो किया हुआ था। और रोमांसेस में जिस तरह हमारे पास ब्रेवरी के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे इन्होंने स्टोरीज़ लिखी थी किंग अर्थर के ऊपर, वॉर ऑफ ट्राय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद वर्चूज़ की बात करते थे ये लोग ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स के अंदर, गुड एंड इविल की बात करते थे कि क्या करने से आपके साथ किस तरह अच्छा हो सकता है। उसके बाद मिरेकल प्लेस इनमें आ जाते हैं, जिनमें बिब्लिकल स्टोरीज़ होती हैं, और इनके मोरालिटी शो करवाते थे, सोसाइटी में गुड और बैड थिंग्स दिखाते थे। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ज़्यादातर लव स्टोरीज़ की बात होती थी, इमोशंस की बात होती, और सोशलिज़म, सोसाइटी को ये किस तरह दिखाते थे अपने वर्क्स में कि सोसाइटी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है और किस तरह मूव कर रही है। इसके साथ साथ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल्स के बारे में, गुड और बैड थिंग्स के बारे में, जिसमें हमारे पास वर्चूज़ आ जाती हैं, ह्यूमर और सटायर, ये इनके डोमिनेंट लिटरेरी एलिमेंट्स थे जो इनकी राइटिंग में पाए जाते थे। इसके ज़रिए वो गवर्नमेंट के ऊपर सोशली और पॉलिटिकली क्वेश्चनिंग करते थे। थीम्स के बाद इनके राइटर्स में विलियम लैंगलैंड इनके बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, जो कि सटायरिक पोइट हैं, और 1332 में पैदा हुए और 1386 में इनकी डेथ हुई। ये ह्यूमर को दिखाते थे, इनका मेन एलिमेंट इनकी राइटिंग के अंदर ह्यूमर था, जिसके ज़रिए वो करप्ट सोसाइटी को शो करते थे। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम इनको बहुत पसंद था। वो सोसाइटी में, उनके इंस्टीट्यूशंस में कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे तो सोसाइटी डिफरेंट तरीके से किस तरह मूव कर सकती है, सोसाइटी में किस तरह प्रोग्रेस आ सकती है, सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्डर्स इस तरह वेल हो सकते हैं। विलियम लैंगलैंड के इंपॉर्टेंट वर्क्स में हमारे पास आ जाता है वीएन ऑफ फायर्स, द प्लोमैन। इसके अंदर करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर सटायर किया है, और उन्होंने एथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द डे दिखाए हैं। इस द वीएन ऑफ फायर्स एंड प्लोमैन ने उनमें उन्होंने प्रोटैगनिस्ट एक प्रॉफिट को दिखाया है, जो कि सीन्स को डिस्करेज करता है सोसाइटी में, और सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है, इनकरेज करता है लोगों के वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ और सोसाइटी को अच्छे तरीके से एस्पायर करें हायर लाइफ की तरफ। उसके बाद जॉन गॉवर, ये स्टाइलिस्ट हैं, मॉरलिस्ट हैं और नैरेटिव पोइट हैं। चौसर के बाद इम्पॉर्टेंट फिगर, डोमिनेंट फिगर एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जॉन गॉवर हैं।
जॉन गॉवर की इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। उनका मेजर वर्क कन्फेशन अमेनिटिस है, जो एक कन्वर्सेशन है एक पोइट के दरमियान और डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान। ये इंसाइक्लोपीडिया है जो कि आर्ट ऑफ लव दिखाता है और उसके अंदर सटायर किया गया है करंट लाइफ की, करंट टाइम की वैनिटीज़ के ऊपर। इस स्टोरी में पोइट और डिवाइन की तरफ से भेजे हुए इंटरप्रेटर उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको दिखाया गया है। Major and the dominant figure of Middle English period or the Norman period was the Chaucer, who was born in 1340 and his death was in 1400। ये रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इन्होंने लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फ्रेश बिगनिंग की थी। जिस तरह उनका काम उनके अपने दौर में मशहूर था, उनका आर्टिस्टिक मेरिट था, उनकी वैल्यू थी, आज तक उनका वर्क वही नोटेबल मेरिट और परफॉर्मेंस रखता है और उसको उसी तरह ही वैल्यू दी जाती है। कॉन्टीन्यूसली वो इंजॉय और रीड किया जाता है जिस तरह उनके दौर में किया जाता था और अब तक किया जाता है। एज अ पोइट उनकी एजुकेशन टू फोल्डेड है। फर्स्ट उन्होंने फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर को पढ़ा था, उसके बाद उनको अपनी लाइफ से जो भी एक्सपीरियंसेस मिले थे इस तरह उन्होंने अपनी राइटिंग्स को करना शुरू किया था। उनकी राइटिंग में ज़्यादातर फ्रेंच और इटालियन का लिटरेचर का इन्फ्लुएंस मिलता है, उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस का। जॉफ्रे चौसर ना सिर्फ चीज़ों के बारे में विजन रखते थे बल्कि वो मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैन ऑफ अफेयर्स कहलाए जाते हैं। जॉफ्रे चौसर अपने एक नोटेबल वर्क जिसकी वजह से वो बहुत बहुत फेमस हुए थे, उनमें सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स आता है। कैंटरबरी टेल्स जिस इनके अंदर कलेक्शन है बहुत सारी स्टोरीज़ का, जो कि कैंटरबरी में थॉमस बैकेट के श्राइन की तरफ जाते हुए लिखी गई हैं। और ये कैंटरबरी लंदन में एक बहुत नोटेबल फेमस प्लेस है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी कैंटरबरी टेल्स में स्टोरीज़ दिखाई गई हैं जिनमें नाइट्स आ जाते हैं, फ्रायर्स आ जाते हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स हैं, ऐसी स्टोरीज़ उनके कलेक्शन उनके सीरीज़ में दिखाए गए हैं। जॉफ्रे चौसर ने इंग्लिश पोइट्री में कैंटरबरी टेल्स में इस तरह उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे मीटर यूज़ किए हैं, ऐसे रिदम यूज़ किए हैं, उनको इस एक्सटेंट पे लेके गए हैं कि उनको ना सिर्फ उनकी राइटिंग में बल्कि उनको उनके मीटर्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जॉफ्रे चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत एनरिच किया है, उसके अंदर बहुत प्रोग्रेस लेकर आए हैं। अपने मीटर्स बहुत सी ऐसी नोटेबल चीज़ें, डोमिनेंट चीज़ें लेके आए हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर की फर्दर प्रोग्रेस में बहुत हेल्प की हैं। चौसर का वर्क 3 पीरियड्स में फ़ॉल करता है। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो फ्रेंच से वो इमिटेट जो उन्होंने करके लिखा था, फ्रेंच का क्योंकि इन्फ्लुएंस था इस वजह से उन्होंने जो लिखा था वो पहला उनके फ्रेंच पीरियड में आता है। दूसरा उन्होंने इटालियन से उनके उनकी राइटिंग में इटालियन डोमिनेंस बहुत है और तीसरा उनकी राइटिंग में इंग्लिश डोमिनेंस बहुत है। फर्स्ट हम अगर फ्रेंच मॉडल की बात करें तो उनमें उनकी राइटिंग में लेयर ऑफ रोमन डेला रोज, रिमांट ऑफ द रोज, बुक ऑफ द डचेस, कंप्लेंट अंटोपिटी, ये बहुत फेमस वर्क्स हैं। कंप्लीट अंटोपिटी उनकी एक शॉर्टर पोइम है जो कि एबीसी स्टैंजाज की सूरत में है। ये रिलीजियस टोन में है और इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली उनको उन स्टैंजाज को ओपन किया गया है। जॉफ्रे चौसर के वर्क्स पर इटालियन लिटरेचर का भी बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसमें उन्होंने इटालियन इन्फ्लुएंस में लिखी थी पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, जिसके अंदर असेंबल्ड बर्ड्स थे। इसके अंदर वेरी ड्रामेटिक और सटायरिक टोन यूज़ की गई है। नेक्स्ट उनके मेजर वर्क्स में हमारे पास ट्रोइलस एंड क्रेसाइड आ जाता है, जिसके अंदर ट्रोजन प्रिंस की स्टोरी नरेट की गई है, जो कि ट्रोइलस थे और वो लव करते थे डैमसेल अपनी क्रेसाइड के साथ। उनकी लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है। उसके बाद हमारे पास द स्टोरी ऑफ ग्रेसेल्डा है, जिसके अंदर हमारे पास वुमेनहुड की पिटीफुल पिक्चर दिखाई गई है। ग्रेसेल्डा की पिटीफुल पिक्चर इस पोएम में दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाउस ऑफ फेम है, जिसके अंदर ह्यूमन फुलिशनेस को कॉमिकली दिखाया गया है। ये कॉमिक फैंटेसी है जो कि मास्टरपीस है जॉफ्रे चौसर का। चौसर के वर्क का थर्ड पीरियड जिसके अंदर इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत था, उसमें उन्होंने सबसे पहले लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखी थी। ये इनका मास्टरपीस है जिसके अंदर उन्होंने हीरोइक कॉपलेट यूज़ किया और जॉफ्रे चौसर अपनी ह्यूमर की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट और बहुत फेमस थे। उसके बाद उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स, जिसकी वजह से जॉफ्रे चौसर एक लैंडमार्क हैं अपनी उसमें एज में या फिर आज तक बहुत मशहूर हैं। कैंटरबरी टेल्स की वजह से ये उनकी ग्रेटेस्ट पोइटिक अचीवमेंट है।
कैंटरबरी लंदन में एक प्लेस है। इसके अंदर हमारे पास थॉमस बैकेट की तरफ थॉमस बैकेट के श्राइन्स की तरफ जाते हुए बहुत से पिलग्रिम्स दिखाए गए हैं। ये स्टोरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास नाइट्स, फ्रायर्स, बेकन्स, नन्स, इनकी स्टोरीज दिखाई गई हैं। इस तरह हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड में बिफोर चौसर बर्थ एंड इन द एज ऑफ चौसर, उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल है। रिवाइवल में ओल्ड लिटरेचर को रिवाइव किया गया था, ग्रीक और लैटिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था। उसके बाद ये रेनेसेंस की बेस भी एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद स्टार्ट हुई थी। एज ऑफ रिवाइवल के अंदर रेनेसेंस में रिवाइवल हुआ था, एनलाइटनमेंट की बात की गई थी। रेनेसेंस का मतलब रीबर्थ होता है। इसको हम एलिजाबेथन पीरियड या फिर एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं। ये इटली में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन में स्टार्ट हो गया था। ये लोग ज़्यादातर रिलीजन की बात करते थे, स्ट्रिक्ट इन रिलीजन थे। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई थी और प्रिंटिंग प्रेस भी गुटेनबर्ग ने इन्वेंट कर दिया था। इस तरह फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड का अख्ताम हुआ था और रेनेसेंस पीरियड, जिसको हम एलिजाबेथन पीरियड या फिर एज ऑफ शेक्सपियर बोलते हैं। शेक्सपियर इसमें बहुत डोमिनेंट फिगर है। जिस तरह एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हमारे पास जोफ्रे चौसर एक इंपॉर्टेंट और लिटरेरी फिगर थे, उस तरह रेनेसेंस पीरियड में हमारे पास शेक्सपियर आ जाते हैं। इस वजह से इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं। और इस तरह एंग्लो नॉर्मन पीरियड या फिर मिडल इंग्लिश पीरियड ट्रांजिशनल पीरियड का इख्तिताम हुआ और लिटरेचर मूव कर रहा है रेनेसेंस पीरियड की तरफ। आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई बात में कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।